हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो को लेकर के। और इस बार जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर लर्निंग इंग्लिश। चलिए इसको आराम से समझते हैं। आज की टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान से इसको देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। देखिए, देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश में दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता। और क्या कह सकते हैं? डोयर। अब एक बात समझिए, इंग्लिश में किसी भी नाम में जब ईआर जोड़ देते हैं तो हो जाता है उसको करने वाला। जैसे देखिए, हम लिखते हैं ड्राइवर, तो ड्राइव में ईआर जोड़े तो क्या मतलब निकला? ड्राइव करने वाला। तो यहां डू में ईआर जोड़े तो क्या मतलब निकलेगा? काम करने वाला। तो जो कार्य करने वाला है उसी को हम क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे। तो कर्ता कौन कौन से होते हैं? तो जैसे नाउन आपका कर्ता हो सकता है, जैसे प्रोनाउन आपका कर्ता हो सकता है, जैसे इन्फिनेटिव ये भी आपका कर्ता हो सकता है। इन्फिनेटिव के अलावा हम आगे बढ़ जाएं तो जेरेंड भी आपका कर्ता हो सकता है। जेरेंड के अलावा हम आगे बढ़ जाएं तो फ्रेज भी आपका कर्ता हो सकता है। और फ्रेज के अलावा हम आगे बढ़ जाएं तो फिर क्लाउज भी आपका कर्ता हो सकता है। तो ये सब आपके सब्जेक्ट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस किस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हमारा वर्ब है। वर्ब क्या है? एक्शन क्या है? कार्य। और वर्ब हमारे पास कितने हैं? दो तरह के। एक कहलाता क्या है? ऑक्सिलियरीज, ठीक है। और दूसरा कहलाता क्या है? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। जैसे ईट हो गया, जैसे प्ले हो गया, जैसे डांस हो गया, etc, ये मेन वर्ब है। ऑक्सिलियरीज में आ जाइए तो ऑक्सिलियरी में जैसे इज हो गया, एम है, आर है, वॉज है, वर है, डू है, डज है, डिड है, हैज है, हैव है, हैड है। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाइए आप तो कैन है, कुड है, मे है, और भी आगे आ जाइए तो माइट है, और देख लीजिए आप शैल है, शुड है, विल है, वुड है, आउट टू है, यूज टू है, मस्ट है, नीड है, और एक डेयर है। ये सब आपको ऑक्सिलियरीज कहलाते हैं और ये सारी मेन वर्ब्स कहलाते हैं। तो वर्ब और सब्जेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब, मतलब बोथ एक्ट अकॉर्डिंगली, दोनों एक दूसरे के अनुसार एक्ट करती है। एंड द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, इनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है इज कॉल्ड एग्रीमेंट। उसी अंडरस्टैंडिंग को हम एग्रीमेंट कहते हैं। बात समझ गए? अब एक बात देखिए, अगर इंग्लिश को आपको समझना है तो एग्रीमेंट को बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा। अगर आपने एग्रीमेंट को ठीक से नहीं समझा तो फिर इंग्लिश समझने में आपको परेशानी होगी। तो इस चीज को आप समझिए कि एग्रीमेंट बहुत बढ़िया ढंग से समझने की चीज है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वैसे हम लोग पहले बहुत सी चीजें पढ़ चुके हैं, अब एग्रीमेंट पे आते हैं, प्रीपोजिशन देखेंगे, टेंस देखेंगे और चीजों को देखेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए,
तो आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे के अनुसार आते हैं। अब एक तो एग्जाम्पल देकर के कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के अनुसार आते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देकर बता सके तो बहुत अच्छा होगा। कोई भी सवाल आपके दिमाग में आए कमेंट में आप पूछिए, उस सवाल का जवाब दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलेंगे एग्रीमेंट को समझने के लिए, और हम एक एक एग्रीमेंट को बढ़िया से समझेंगे बहुत आराम से। जैसे देखिए पहला एग्रीमेंट, एग्रीमेंट 1 क्या है? एग्रीमेंट 1 SSPP। अब SSPP क्या हो गया इसको समझिए, दो पार्ट में है। SS का मतलब क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक S हो गया, और दूसरा S क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब। मतलब कहने का सीधा अर्थ निकला कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग में आता है, सिंगुलर वर्ब प्रयोग में आता है। अब इसको समझना हो तो पहले जानना जरूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे हैं कौन कौन। तो एनी नेम, कोई भी नाम जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, सी, इट, वन, इन्फिनिटिव जिसको आप कहते हैं 2 + V1, उसके बाद आ जाइए जेरेंड, उसके बाद आ जाइए फ्रेज, उसके बाद आ जाइए क्लाउज। ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब क्या है? वर्ब का 5वां फॉर्म, मतलब जैसे ईट्स हो गया, जैसे प्लेज हो गया, उसके बाद इज, उसके बाद वॉज, उसके बाद हैज, डज, ये सब सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे हमने लिख दिया ही ईट, क्या ये सही है? नहीं, इसलिए क्योंकि वर्ब में अगर एस नहीं लगता है तो वर्ब प्लूरल होता है। तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां हम एस लगाएंगे तब जाके ये करेक्ट होगा। जैसे कहेंगे सी आर सिंगिंग, क्या ये सही है? तो आप यहां गौर से देखिए, ये कभी सही नहीं है, क्योंकि सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आर की जगह पे सिंगुलर वर्ब ईच का प्रयोग होगा। तो एक बात आप समझ गए, आधा पार्ट कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। अब आपको दूसरे पार्ट में लेके चलते हैं, इस एग्रीमेंट का दूसरा हिस्सा, ठीक है। और दूसरा हिस्सा क्या है? पीपी। पीपी कहने का मतलब क्या हो गया? एक पी का मतलब हो गया, ये पीपी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ठीक। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ गया? जैसे बॉयज हो गया, जैसे दे हो गया, जैसे वी हो गया, जैसे यू हो गया, एनीथिंग प्लूरल। इसके बाद कोई भी चीज जो प्लूरल है वो इस कैटेगरी में आ गई। अब प्लूरल वर्ब में क्या आ गया? V1 हो गया, आर हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, ठीक है, वर हो गया, ये सब प्लूरल में आ गए। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ प्लूरल का वर्ब लगेगा। जैसे हम कहते हैं वी रीड्स, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि वर्ब प्लस SES इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, ये क्या बन जाता है? सिंगुलर वर्ब बनता है। तो सवाल है कि यहां से S आपको हटाना पड़ेगा, वी रीड लिखेंगे तब जाकर के सही होगा। जैसे दे हैज प्लेड, क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि दे क्या है? हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हैज की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा? हैव का यूज करना पड़ेगा। तो ये बेस रूल है एग्रीमेंट, इसको आप ध्यान से समझ जाइए। अब आते हैं दूसरे एग्रीमेंट की ओर, एग्रीमेंट नंबर 2 की ओर आ रहे हैं। चलिए सेकंड एग्रीमेंट को हम लोग ध्यान से देखेंगे और सेकंड एग्रीमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। एग्रीमेंट नंबर 2 क्या है, इस पर भी बात करें। अभी आप देख रहे होंगे कि एक सब्जेक्ट जो है उसका मैंने यूज किया ही नहीं, उसके बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं, और वो कौन सब्जेक्ट है? आई। तो ये समझिए, आई इज कंसीडर्ड
आई को क्या मानते हैं? सब्जेक्ट विथ स्पेशल स्टेटस, विथ स्पेशल स्टेटस। ये स्पेशल स्टेटस का सब्जेक्ट है। अब स्पेशल स्टेटस का सब्जेक्ट है कहने का मतलब क्या हो गया? समटाइम्स कभी कभार इट इज फॉलोड बाई ए प्लूरल। देखिएगा ये बहुत फंसाने वाला वर्ड है। एंड समटाइम्स a singular verb is used after it, कहता क्या है कि आई की खासियत क्या है? आई के साथ कभी कभार कैसा वर्ब लग जाता है? प्लूरल वर्ब लग जाता है। और कभी कभार आई के साथ कैसा वर्ब लग जाता है? सिंगुलर वर्ब लग जाता है। जरा देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे ऐसे होता है। अब आई के साथ हम क्या लगाते हैं? V1 जो कि प्लूरल वर्ब है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव, प्लूरल में है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? डू, ये भी प्लूरल ही है। अब आई के साथ हम सिंगुलर में क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं जो सिंगुलर है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं जो सिंगुलर है। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के वर्ब लेता है, इसलिए आई को स्पेशल स्टेटस का सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई प्ले, हम आई प्लेज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं आई हैव ईटन, हम आई हैज ईटन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं आई वॉज प्लेइंग, यहां हम वेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आई के साथ वेयर नहीं होता, आई के साथ वेयर भी होता है, लेकिन वो इमेजिनेशन के केस में। और इमेजिनेशन के केस में तो जैसे भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वेयर का ही यूज होता है। आएंगे हम लोग उस पर भी देखेंगे, लेकिन ये फिलहाल आप समझिए। अब आते हैं तीसरे थर्ड एग्रीमेंट की ओर हम आ रहे हैं। आपको हम तीसरा एग्रीमेंट दिखाते हैं, थर्ड एग्रीमेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 4 एग्रीमेंट्स की बात करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। और आप तैयार रहेंगे, रेगुलर इंटरवल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। एग्रीमेंट नंबर 3 में आते हैं, थर्ड एग्रीमेंट। क्या है थर्ड एग्रीमेंट? जरा इसको समझते हैं। थर्ड एग्रीमेंट क्या कहता है? कहता है देयर आर सम वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं दैट आर ऑलवेज फॉलोड बाई V1, जिनके बाद हमेशा क्या लगता है? V1। याद रखिएगा V1 जो है वो कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है, जो किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद V1 ही लगता है, irrespective to the number of the subject, मतलब सब्जेक्ट किसी भी नंबर का है। आपको नहीं सोचना। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट किसी भी नंबर का है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर इस सब्जेक्ट के बाद कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स आ गए तो आगे V1 ही होगा। हमें इस पर जाना ही नहीं है कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है। कहिएगा सर कौन से वर्ड हैं? जैसे डू, जैसे डज, जैसे टेक, जैसे टू और जैसे मॉडल्स। कहिएगा सर मॉडल्स क्या है? तो कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, etc कर देते हैं। आप समझ गए होंगे मॉडल्स क्या है। ठीक है, तो इन सब के आने के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब हमेशा V1 ही होता है। जैसे देखिए हम कहते हैं ही सिंग, ये गलत होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? ही सिंग्स लिखना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे ही के बाद हम एक मॉडल लगा रहे हैं ही कैन। अब हम यहां पे V1 सिंग का ही यूज करेंगे। जैसे कहते हैं सी ईट्स, ठीक है, ये एकदम सही है, सी सिंगुलर है तो ईट होगा। लेकिन अगर यहीं पे कह दें सी इज टू ईट, अब देखिए टू आया तो हम ईट का ही यूज करेंगे। जैसे राम प्लेज, एकदम सही है क्योंकि राम सिंगुलर है तो प्लेज होगा। लेकिन हम यहां कर दिए राम डज नॉट, जैसे डज आ गया आगे क्या हो जाएगा? प्ले ही होगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा।
तो इस चीज को समझिएगा कि इन वर्ड्स के बाद हमेशा भी बनाता है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। इसके बाद आपको लेके आ रहे हैं एग्रीमेंट के चौथे रूल पर, ठीक है। तो उस चौथे रूल को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि चौथा रूल एग्रीमेंट का क्या है, किस चीज के बारे में है। तो एग्रीमेंट का फोर्थ रूल हम देखने जा रहे हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है, n प्लस पी प्लस एन प्लस पी प्लस एन प्लस पी प्लस एन सो कितना भी लंबा हो सकता है। अब देखिए क्या है, कहता क्या है इसको समझिए। मान लीजिए एक नाउन आया, फिर ये पी का मतलब हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और एन का मतलब हो गया नाउन। नाउन के बाद प्रीपोजिशन आया, फिर नाउन आया, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन आया, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन आया। मतलब क्या, इफ टू कम से कम और मोर nouns are added by the use of preposition, अगर दो या दो से ज्यादा नाउन प्रीपोजिशन के यूज से जोड़ दिए गए, ठीक है, ये ऐड किया गया, तो the verb comes according to the first noun। वर्ब जो है हमेशा पहले नाउन से आएगा, मतलब ये जो फर्स्ट नाउन है ये डिसाइड करेगा कि आगे का वर्ब क्या हो। अगर ये नाउन आपका सिंगुलर है तो हमारा आगे का वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। अगर ये प्लूरल है तो हमारा आगे का वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। जैसे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स इन इंडिया। अब इस सेंटेंस में देखिए, द कॉस्ट एक नाउन, प्रीपोजिशन हो गया ऑफ, प्रोडक्शन एक नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन डिफरेंट गुड्स एक नाउन, इन प्रीपोजिशन इंडिया एक नाउन। अब हमें वर्ब किसके अनुसार से लाना है, कॉस्ट के हिसाब से। कॉस्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हैज गॉन अप। देख लीजिए ये सिंगुलर था तो हमने वर्ब भी क्या यूज किया, सिंगुलर ही यूज किया। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और समझ रहे हैं। एक लास्ट में मैंने 4 ही आपको बोला था इस वीडियो में, लेकिन एक और रूल में बता देता हूं कि 5-5 रूल करके हम लोग कुछ वीडियोस बना लेंगे। ऑलरेडी 32 रूल्स हमें देखने हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा ब्रॉड आप कहेंगे तो 35 तक जा सकते हैं। तो 5-5 करके हम लोग 7 वीडियोस कर लेते हैं, तो फिर सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट नंबर 5 क्या कहता है, इस पे आइए। आपने ये देखा होगा लॉट्स ऑफ, ये आपने देखा होगा। तो लॉट्स ऑफ कैन बी फॉलोड बाय बोथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। बोथ लगा है, एंड कीजिए, एंड प्लूरल नाउन्स। लॉट्स ऑफ के बाद में सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, ठीक है। आगे एक बात याद रखिए, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंगली। वर्ब जो है वो अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, जैसा नाउन रहेगा वैसा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसा नाउन रहेगा वैसा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आ गए लॉट्स लिए, ऑफ लिए, और इसके बाद में यहाँ पे सिंगुलर नाउन लिए या यहाँ पे प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन लेंगे तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल नाउन लेंगे तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब देखिए जैसे हमने कहा क्या, लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स, ये प्लूरल नाउन लेंगे तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, हैव टू बी डिलीवर्ड। और वहीं पे आ जाइए लॉट्स ऑफ मेडिसिन, अब ये सिंगुलर नाउन ले लिए तो क्या लगाएंगे, हैज टू बी डिलीवर्ड। मतलब जैसा नाउन वैसा वर्ब लेकर के चलेगा। तो 5 रूल आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और आपसे मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको ये बढ़िया से समझ में आया है तो इसको आप शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इनबॉक्स में जरूर पूछिए और आगे की ओर बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक बढ़ाइए, लोगों तक बढ़ाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा लोग इसे पढ़ सकें। ओके, बाय।